आप सभी लोगों का इस संवैधानिक वेबिनार में स्वागत करती है। हर वेबिनार को आरंभ करने से पूर्व मैं अपना डिक्लेयर करता हूँ। मेरा नाम आरसी धीमान है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ और मैं यह घोषणा करता हूँ कि मेरा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं है, बल्कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, मानव अधिकारों का प्रबल समर्थन करना मेरा उद्देश्य है। भारत देश के नागरिकों को निःशुल्क संवैधानिक ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से बिना किसी भी प्रकार का धन का या किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ लिए बगैर निःशुल्क जनहित में मैं जो है संविधान का पाठ करता रहता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय बौद्ध आवाज नहीं आ रही सर जी। हाँ, थोड़ा सा कॉल आ गया था, डिस्टर्ब होता है। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी और आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय विजय बौद्ध जी, प्रभारी छत्तीसगढ़ इत्यादि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, और माननीय सुखदेव प्रसाद जी संचालन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला एवं क्षेत्रीय स्तर के समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, उपासक, उपासिकाओं और भारत देश के नागरिकों। जैसा कि विगत वर्षों से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारत के संविधान के ऊपर मैं लगातार चर्चा करता चला आ रहा हूँ, और पिछले सप्ताह संविधान के अंतिम आर्टिकल पर भी चर्चा हमने कर ली। आज जो है संविधान के पिछले आर्टिकल पर जो है समापन के पश्चात जो है आज हम लोग जो है पुनः संविधान के मुद्दों पर जो है बातचीत करने के लिए उपलब्ध है। तो आज मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों ने विगत कई वर्षों से संविधान के ऊपर जानकारी प्राप्त की, और जो है भारत देश के अंदर जब संविधान की कोई बात नहीं करता था, लोग संविधान निर्माता और संविधान के संबंध में बात करने से कतराते थे। संवैधानिक अधिकारों की जानकारी लोगों को नहीं थी देश के अंदर। तब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने बहुत ही दूरदर्शी दृष्टिकोण रख के और मुझसे वार्तालाप करके मुझे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर के नीचे भारत देश के लोगों को संविधान की जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से वार्तालाप करी। इसमें माननीय जो है धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी और मास्टर बादल सिंह बौद्ध जी और भी अन्य जो है पदाधिकारियों के माध्यम से वार्तालाप करने के बाद जो है
मैंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पे यह कार्यक्रम करने का निर्णय लिया कि राष्ट्र के हित में देश के नागरिकों को संविधान की जानकारी होनी चाहिए। संविधान लिखने का कर्तव्य बाबा साहब ने पूरा कर दिया और उसको पढ़ाने का कर्तव्य मेरा है, और पढ़ने का और समझने का कर्तव्य नागरिकों का है। तो बाबा साहब ने संविधान को लिख दिया, लेकिन उस संविधान और देश के नागरिकों के बीच में एक व्यक्ति ऐसा भी जो है कि ऐसे भी व्यक्ति की आवश्यकता है जो संवैधानिक प्रोविजंस को नागरिकों तक पहुंचाए। यह है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मामला है, और भारत देश के अंदर ऐसे बहुत सारे अधिवक्ता हैं जो संविधान पर विशेष ज्ञान रखते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रवक्ता हैं, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में। वो संविधान पे बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, और वो लोग सभी लोग अपना अपना प्रयास करते रहते हैं। उसी श्रृंखला में मुझे भी यह लगा कि भारत के संविधान को मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को भारत देश के नागरिकों के बीच में पहुंचाऊं। और मैंने विगत वर्षों से जो है संविधान पर चर्चा करते हुए अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया, और वह प्रयास सफल हुआ। कितना सफल हुआ, जब हम देखते हैं कि ये जो इस बार का जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ 2024 का, उसमें संविधान ही एक बड़ा मुद्दा बन गया भारत देश के अंदर। और इतना बड़ा मुद्दा बना कि राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन और भारत के आम नागरिक यह कहने लगे कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। संविधान के अंदर दिए गए अधिकारों पर जो है खतरा पैदा हो रहा है, लोकतंत्र पे खतरा पैदा हो रहा है, जो है गणतंत्र पे खतरा पैदा हो रहा है। ये जो बातें कहना लोगों ने चालू किया, और राजनीतिक पार्टी के लोगों ने भी कहना चालू किया, इसका मतलब है कि संविधानवाद को लाने में जो संगठन है, जैसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और दूसरे अन्य संगठन है, वह भारत में संविधानवाद लाने में काफी हद तक सफल रहे हैं। ये एक चिंगारी थी, और पूरे देश के अंदर जो है संविधानवाद को लाने में सफल रहे हैं। और संविधान के ऊपर जो है रेफरेंडम हो रहा है, लोकसभा चुनाव में जनता जो है संवैधानिक अधिकारों की बात कर रही है। तो ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे देखा जा सकता है। अब आज मैं इसी संबंध में चाहूंगा कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा किए गए प्रयास, और जो लंबे समय से मैं संविधान के विषय में देश के नागरिकों को बता रहा हूँ, क्योंकि जो है कॉलेज में पढ़ाते समय हम लोगों को 8 CL मिलती है। एक एक जो है CL का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, EL भी मिलती है, मेडिकल भी हम लोग पास होता है, बीमार होते हैं तो छुट्टी ले लेते हैं। परंतु बिना छुट्टी लिए मैंने जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में देश के नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए संवैधानिक जानकारी देने का काम किया है। तो मैं ये चाहूंगा कि अब जो है व्हाट इज अवर ऑब्जेक्ट, अब हमारा उद्देश्य क्या है। क्या भारत में संविधानवाद आने की शुरुआत हो रही है, आ चुका है, या आने वाला है? अगर संविधानवाद की शुरुआत हो रही है
आ चुका है तो उसके लक्षण क्या है, और अगर वह आने वाला है तो वो कैसे आएगा, कैसे लाया जाए, और यह कब आएगा। तो संविधान की जानकारी देश के एक एक नागरिक के पास जितनी जल्दी पहुंच जाती है, उतनी जल्दी जो है भारत देश के नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकार मिल जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्योंकि भारत देश के अंदर या दुनिया के अंदर जो है, कानून अच्छा बनाना समस्या नहीं है, अच्छे बने हुए कानून को लागू करने की समस्या है, क्रियान्वयन की समस्या है। क्योंकि संविधान के उद्देश्य की उद्देशिका में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, सुना है आयरो में वो लक्ष्य क्या अभी पूरा हुआ? क्या संविधान के प्रोविजन को लागू किया गया? क्या संविधान को की पुस्तक में लिखे हुए जो कल्याणकारी उपबंध हैं, जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो न्याय प्रदान करना है, क्या वो लक्ष्य पूरा हुआ? क्या हुआ? करने में कामयाबी मिली? तो इन सारे बिंदुओं पर भी समीक्षा करने की आवश्यकता है। तो मैं ये चाहूंगा आज की जो है, आज हम लोग इन्हीं बिंदुओं पर जो हमारे बीच में वक्ता है वह चर्चा करना चाहते हैं, तो उस पर चर्चा करें। और नेक्स्ट फिर हम लोग को आगे क्या करना है, इस संविधान को नए सिरे से, उच्च कोटि के माध्यम से और अच्छे तरीके से इसको फिर से स्टार्ट करना है, या क्या करना है। वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस। तो मैं आज की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय विजय बौद्ध जी, जो छत्तीसगढ़, जो प्रभारी हैं छत्तीसगढ़, और जो है और भी वरिष्ठ जो हमारे लीडर्स हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, वह इस पर अपना चिंतन, विचार विमर्श इत्यादि करते हैं। अन्य लोगों को इस पर जो है बोलने का अवसर प्रदान किया जाए, और फिर मैं भी बात करता हूँ, देखता हूँ लोग क्या कहते हैं, लोगों का क्या ओपिनियन है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जय भीम सर। जी सर, अपने विचार रखें संविधान के बारे मेरी में। आवाज आ रही है महोदय? जी सर, आ आ रही रही है। है। आज के वाचन करता परम आदरणीय आरसी धीमान साहब, आज के कार्यक्रम के संचालक परम आदरणीय सुखदेव प्रसाद सर, हमारे इस संघ के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यकारी अध्यक्ष बादल बौद्ध साहब, और पूरे देश से जुड़े सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी साथियों, आप सबको मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। साथियों, विगत लंबे अरसे से जब से हमने यह वेबिनार पर जूम पर कार्यक्रम शुरू किया, हम परम आदरणीय आरसी धीमान साहब को सुन रहे हैं। प्रत्येक सोमवार को उन्होंने ली। साथियों, आरसी धीमान साहब ऐसे वक्ता हैं और कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और ये जो हमें बताते हैं इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रगल करते हैं। उसके बाद हमें लगातार 40 से 45 मिनट अपना संविधान के बारे में एक एक चीजों को समझाते हैं, और संविधान की जानकारी देश के प्रत्येक नागरिक को होना चाहिए।
आज देश में मनुवादी विचारधारा के लोग हमारे इस संविधान को समाप्त करने की अफवाह उड़ा रहे हैं, और अभी लोकसभा में संविधान बचाओ के ऊपर चर्चा बहुत हुई, और इससे जो बाबा साहेब की विचारधारा है इस पर बहुत हमें चिंतन मनन करना होगा। और इसी कड़ी में परम आदरणीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब अभी 5 दिवसीय कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में रखे हैं, जिसमें हम लोग जा भी रहे हैं। तो संविधान के बारे में जो साहब हमें एक एक शब्द समझा कर बताते हैं दीवान साहब, तो संविधान जो है हर घर में होना चाहिए, और हर घर के प्रत्येक लोगों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को हर दिन कम से कम 15 मिनट से 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा संविधान पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए, और जानकारी होनी चाहिए। हमारा संविधान ही हमारा शास्त्र है। अगर आज यह देश चल रहा है तो सिर्फ संविधान के कारण, और मनुवादी लोगों की साजिश संविधान के कारण चल नहीं रही। वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान का हर धाराएं बाबा साहब ने ऐसी लिखी है कि उन धाराओं का और बाबा साहब के विचारों का उनके पास कोई तोड़ नहीं है। हमारे भारत के संविधान को विश्व का सबसे अच्छा संविधान कहा गया है, और दूसरे देश के लोग हमारे संविधान को पढ़ करके अपने देश का संविधान बनाते हैं। तो ऐसे विलक्षण बुद्धि के महामानव परम पूज्य भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब आम्बेडकर ने यह संविधान हमें दिया है, और इस संविधान के कारण ही आज सारे देश में दबे कुचले लोग, SC ST OBC के लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज से हम 100 साल पीछे जाते हैं तो हमें मनुस्मृति के संविधान के अनुसार पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, परंतु बाबा साहेब ने जो संविधान लागू करके सबको वोट देने का अधिकार, सबको पढ़ाई लिखाई का अधिकार, ऐसी 1 से लेके 100 तक और 100 से लेके 1000 तक अगर गिनती करें तो सारे अधिकार बाबा साहब ने हमें संविधान के द्वारा दिया है। बाबा साहब ने कहा था कि आज मेरे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन पढ़ लिख कर शिक्षित हो जाएंगे तो बाबा साहब ने कहा था लोग मेरी पूजा करेंगे। ये बात सत्य है। बाबा साहब ने अपनी सारी बातें संविधान में लिख करके हमें संविधान दिया है, और हम इस संविधान को बचाने के लिए पूरे देश के, खास करके SC ST OBC के लोग, जिस दिन मनुवादी विचारधारा के लोग संविधान बदलने की कोशिश करेंगे, इस देश में क्रांति आ जाएगी। जिस प्रकार से 2 अप्रैल को पूरे देश के लोग रोड पे आ गए थे और इस देश की मनुवादी सरकार को अपने फैसले बदलना पड़ा, तो साथियों संविधान में बाबा साहब ने जनता के लिए और जनता के द्वारा ऐसी शब्दों का विलक्षण बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि आज कोई भी व्यक्ति किसी को भी जबरदस्ती किसी का धन संपत्ति नहीं लूट सकता। लेकिन मनुस्मृति में मनुवादियों ने, मनु ने ऐसा लिख दिया था कि शूद्र जो है धन संपत्ति इकट्ठा नहीं कर सकता, शूद्र सेवा करेगा,
तो इस तरह से विपरीत, नेगेटिव, असत्य, गलत, ये सारे अपोजिट शब्द का इस्तेमाल मनुस्मृति में विशेष तौर पर विशेष जाति के लिए बना दिया। साथियों, हमें संविधान की रक्षा करने के लिए सामने आना होगा। परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का गठन करके एक बहुत बड़ा संघ बनाने का उनका जो सोच है, बहुत ही पवित्र सोच है, और हम उनका साथ दें। उनके आदेशानुसार हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मंच से कार्य करें। मैं आगे ज्यादा न कहता हुआ सिर्फ इतना कहूंगा कि परम आदरणीय आर.सी. धीमान साहब, आपका वाचन हर सोमवार को रहना चाहिए, और हमें अपने परिवार के लोगों को ये बोलना चाहिए कि सोमवार के दिन समय 8 बजे आप लोग संविधान का क्या है, संविधान का अर्थ क्या है, संविधान से हमें क्या क्या फायदा है, ये सारी चीजें एक एक धाराओं के अनुसार हमें आर.सी. धीमान साहब समझाते हैं, बताते हैं, और हमें सुनना चाहिए, क्योंकि आर.सी. धीमान साहब हमें बताने के पहले बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद हमको जो 40-45 मिनट बताते हैं वह बहुत ही विशेष हमारे लिए जानकारी देते हैं। मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जैसा कि आदरणीय धीमान साहब ने आज संविधान की चर्चा के बारे में बताया, इस लोकसभा चुनाव में क्या भारत में संविधानवाद की शुरुआत हो रही है, या संविधानवाद आ चुका है अथवा आने वाला है, या कैसे लाया जाए, इस विषय पर आदरणीय सभी साथियों से अपने अपने विचार आमंत्रित हैं। तो मैं इसी क्रम में आदरणीय श्री दशरथ मौर्य साहब जी से निवेदन करूंगा कि आए और अपने विचार रखें। आदरणीय श्री मौर्य साहब। मौर्य साहब जुड़े हैं सर जी? जुड़े तो थे। लगता है जुड़े नहीं है सर। मैं आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद बाबू जी से निवेदन करूंगा कि आए और अपने विचार रखें। आदरणीय बाबू जी। बहुत बहुत साधुवाद है। आज के वेबिनार का संचालन कर रहे हैं श्रद्धेय शिवदेव प्रसाद जी। मैं अपनी बात कहने से पहले सम्यक संबुद्ध को कोट कोट नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब को कोट कोट नमन करते हुए, और मान्यवर काशीराम साहब को कोट कोट नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्म लिए सभी संतों, ऋषियों, महर्षियों को कोट कोट नमन करते हुए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय धर्म प्रकाश भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष श्रद्धेय बादल सिंह बौद्ध जी, आज के इस वेबिनार के अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय विजय बौद्ध जी,
और गत कई वर्षों से संविधान का वाचन कर रहे कानपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर श्रद्धेय आरसी धीमान जी, और सफल संचालन कर रहे श्रद्धेय सुखदेव प्रसाद जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के उपस्थित सभी साथियों, जो आज का विषय है बहुत ही अच्छा है कि आज के इस माहौल को देखते हुए संविधान का युग आ रहा है, या जैसा लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। क्योंकि संविधान है तो राजनीति से प्रेरित। यहाँ बातें जो उठेंगी वो राजनीति से भी संबंधित उठेंगी, क्योंकि संविधान खतरे में है, इस बात का प्रोपोगंडा या इस बात का उद्घोष तमाम लोगों ने, तमाम विपक्ष की पार्टियों ने किया। जैसा आप सभी लोगों ने अभी 2024 का चुनाव संपन्न हुआ, इस चुनाव में आप सभी लोगों ने सुना। इससे पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि संविधान यदि हमारा खतरे में है तो खतरे में किन के द्वारा है? खतरे में वो कौन से व्यक्ति हैं जो संविधान को समाप्त करना चाहते हैं, संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं। यदि हम इसकी गहराई में जाना चाहते हैं तो हमें इतिहास का अवलोकन करना पड़ेगा, और इस इतिहास के अवलोकन में जब भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था, जिसके द्वारा आज संविधान खतरे में कही जा रही है, वो राजनीतिक पार्टी के तो लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसके परोक्ष में जो संविधान को या संविधान के आड़ में सारे कार्य को करवा रही है वो है राष्ट्रीय स्वयं संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है बहुत पहले से ही ना तो वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मानती है, ना तो वो भारत के संविधान को मानती है, और उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, आरएसएस के तमाम लीडरान, उसके संचालनकर्ता ने साफ साफ शब्दों में संविधान का विरोध भी किया था, यदि हम इतिहास का अवलोकन करते हैं तो। और उसके बाद संविधान को चलाने के लिए जो इस देश पे शासन कर रहे थे, उनकी भी नियति संविधान के आड़ में अपने प्रभुत्व को कायम करना था, और उस प्रभुत्व को कायम उन्होंने भी किया। आप लोगों ने इससे पहले भी एलपीजी का नाम सुना होगा, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये सारी बातों को आप लोगों ने सुना होगा। और उसी के धीरे धीरे चलते चलते आज ये स्थिति आ गई कि आपका संविधान ज्यों का त्यों रखा हुआ है, और संविधान रखने के बावजूद भी, संविधान रहने के बावजूद भी, संविधान के आड़ में गैर धर्मनिरपेक्ष जो सारे काम हैं, जो असंवैधानिक कार्य हैं, वो किए जा रहे हैं। संविधान की परिभाषा, संविधान के जो जो एक एक आर्टिकल लिखे गए हैं, वो अपने मन से जब चाहते हैं उसको बदल लेते हैं। अभी आपने देखा कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति में वर्तमान सरकार ने किस तरह से अनुच्छेद के द्वारा यह परिवर्तित कर लिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति में भारत के चीफ जस्टिस की कोई आवश्यकता नहीं है, और उसका एक उनकी जगह पर इस देश का प्रधानमंत्री होगा। अब यहां लोगों को संविधान की अवहेलना नजर नहीं आई। यहां पर जो हमारे देश के लोग हैं, उनको
संविधान की अवहेलना नजर नहीं आई। जब 28 मई 2022 को नए भारतीय संसद में राजदंड सेंगोल रखा गया, तो हमारी तमाम पार्टियों को संविधान की अवहेलना नजर नहीं आई कि लोकतंत्र होने के बावजूद भी राजतंत्र की स्थापना की जा रही, तब संविधान उनको नजर नहीं आई। क्यों नजर नहीं आई? क्योंकि मानवर काशीराम साहब के शब्दों में जो सरकार है और जो विपक्ष में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, उनमें से एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। वो भी संविधान को नहीं चाहते हैं, और वो संविधान को चाहते तो सेंगोल को लेकर के यदि वो सुप्रीम कोर्ट में गए होते तो निश्चित है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट भारतीय संसद में सेंगोल रखने की कभी भी स्वीकृति नहीं प्रदान करती, और सेंगोल फिर वहीं रखा जाता जहां पर पहले था, या कहीं धार्मिक प्लेस पे रखा जाता। तब लोगों को संविधान की अवहेलना नजर नहीं आई। बहुत से ऐसे कार्य हैं। चुनाव हमारा संपन्न हुआ, लोग कहेंगे कि बाबूजी राजनीतिक बातें कर रहे हैं। हमारा चुनाव संपन्न हुआ। इस चुनाव में संविधान वही खतरे पर में था जहां पर राजनीतिक रूप से दलित प्रतिनिधित्व कायम हुआ था, या दलित प्रतिनिधित्व कायम करने की प्रेरणा कर रहा था। वहीं पर संविधान खतरे में था। जो इंडिया गठबंधन था, वो 12 राज्यों में जहां पर उनको 0 आई, वहां संविधान खतरे में नहीं था। वहां उन्होंने गठबंधन का नाम नहीं लिया। दूसरी मुख्य विपक्ष पार्टी ममता बनर्जी ने अपने आप बंगाल में कहा हमारे यहाँ गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पार्टी ने पंजाब में कहा हमारे यहाँ गठबंधन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से जब महाराष्ट्र में प्रकाश राव अंबेडकर, श्रद्धेय प्रकाश राव अंबेडकर ने कहा कि मुझे भी गठबंधन में शामिल कर लिया जाए, मैं भी लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, तो वहां पर प्रकाश राव अंबेडकर जी को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। फिर वहां संविधान खतरे में नहीं था। संविधान केवल उत्तर प्रदेश में ज्यादा खतरे में रहा। और मैं आपसे बता देना चाहता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि संविधान हमारा जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में अकेले बनाया गया था। आज वह संविधान अपने स्थान पर रहते हुए भी भारत सरकार उसकी अवहेलना करते हुए तमाम ऐसे कृत्य कर रही है जो संविधान में नहीं है। तो मैं समझता हूं कि संविधान खतरा नहीं, संविधान के सारे आर्टिकल्स खतरे में पड़े हुए हैं। विशेष तौर से अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात, ओबीसी के लिए जितने भी आर्टिकल बनाए गए हैं, वे सारे के सारे आर्टिकल धीरे धीरे खतरे में है, और संविधान हमारा एक किताब के रूप में वहां उपस्थित रहेगा। बाकी संविधान के अंदर की जो लिखी हुई बाबा साहब की बातें हैं, वो ज्यों के त्यों रखी रह जाएंगी, और संविधान के आड़ में वो सारे कृत्य किए जाएंगे। मैंने ज्यादा समय ले लिया। मैं पुनः आज की अध्यक्षता कर रहे श्रद्धेय विजय बहुत जी को, और सुंदरतम ढंग से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। हर सोमवार को संविधान का वाचन कर रहे हैं प्रोफेसर आरसी धीमान जी, सफल संचालन कर रहे हैं श्रद्धेय सुखदेव प्रसाद जी, और भारत के कोने कोने से जुड़े राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारीगण, गैर पदाधिकारीगण, सभी को जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।
बहुत बहुत साधुवाद सर जी। मैं आपके विचारों से 100% सहमत हूँ। हमारे लोग ये नहीं समझ पा रहे कि नागनाथ और साफनाथ दोनों एक हैं, और ये समझना समझाना हमारे लोगों का काम है, बुद्धिजीवियों का काम है, ये सबको करना ही होगा। अब मैं इसी क्रम में समय को देखते हुए आदरणीय श्री सी प्रजापति साहब बौद्ध जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। अगर जुड़े हो तो आए और कम समय अपनी बात रखें। आदरणीय सी प्रजापति बौद्ध साहब। आदरणीय चरणदास प्रजापति जी। अभी आ जाओ ना, चली बदला ऊपर रहा चलती। हेलो, हाँ सर, जुड़े हैं। अगर सर सी प्रजापति जी नहीं है संचालक महोदय। तो मैं अब इसी क्रम में एलपी अमृत बौद्ध साहब जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि अपने विचार रखें। आदरणीय एलपी अमृत बौद्ध साहब जी। एलपी अमृत बौद्ध साहब जुड़े तो थे सर जी। मैंने देखा जुड़े तो हुए हैं, लेकिन वीडियो उनका ऑफ है। मनोहर खेमचंद सोलंकी साहब जी जुड़े हैं सर। बुधवार को जाना ही पड़ेगा। आदरणीय खेमचंद सोलंकी साहब जी। नहीं तो बुधवार की मैं शाम का। हाँ काम करके चलिए। हाँ तो ठीक है, तो इतना लेट कुछ हो ही गया। बीएल बौद्ध साहब जुड़े हैं, अपने विचार रखें। आदरणीय बीएल बौद्ध साहब जी। सबसे दिक्कत हो गया वो मर जा। सुशील कुमार निगम साहब जी जुड़े हो तो अपने विचार रखें सर। निगम साहब। बीएल बहुत ग्वालियर से। जी जी, जी ग्वालियर से ना। जी। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही, आ रही। हाँ। संसार की मानव जाति को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की शिक्षा देने वाले तथागत सम्यक संबुद्ध बुद्ध से लेकर बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, सभी बहुजन समाज में जुड़े हुए सभी संतों, गुरुओं, महामानवों को अभिवादन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय घंटादास भारती साहब एवं सभी भगवान साधु को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। अभी हमने संविधान के बारे में अभी करीब करीब 2-2.5 साल से हम लोग संविधान का वातावरण आदरणीय प्रोफेसर साहब से हम लोगों ने सुना है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इसको दोबारा से जो है रिस्टार्ट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ तो लोगों को इतनी जल्दी संविधान की जो भाषा है सभी लोगों को आसानी से समझ में नहीं आ पाती। तो दोबारा से जिस प्रकार से हम बुद्ध और उनके धम्म का वाचन हम तीसरी चौथी बार कर रहे हैं और अभी तक हम जो है धम्म को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं, तो इसी प्रकार से संविधान की एक भाषा जो है ऐसी है जिसको हमें बार बार जो है इसको रिपीट करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कुछ लोगों को अभी संविधान के ऊपर यदि कोई क्वेश्चन भी लेते हैं तो हम लोगों को नहीं आ पाता, क्योंकि हम लोगों ने पहली बार
अभी तक संविधान भले हमारे घर में रहा हो, लेकिन हम लोगों ने कभी संविधान को नहीं पढ़ा। जब से आदरणीय प्रोफेसर साहब ने जब संविधान वाचन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से जब प्रारंभ किया गया, जब से हम लोगों में भी थोड़ा सा रुचि आई, पढ़ने की रुचि आई, सुनने की रुचि आई, और लोगों ने उसको समझा भी। तो अभी पूरी तरह से हम लोग नहीं समझ पाए हैं। प्लीज 1 मिनट माफी चाहूंगा। जी हेलो, जी जी बोले। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा अपने स्पीकर को ऑन रखें, बाकी सब लोग अपने स्पीकर को ऑफ कर दें। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है तो आपकी आवाज ठीक सुनाई नहीं दे रही है सर। सभी लोग कृपया करके अपने अपने माइक को ऑफ कर दें। हाँ, ये लोग माइक खोले हुए हैं, इसलिए जो है वो हाँ, थोड़ा माइक खुले हुए हैं तो बच्चों की आवाज आ रही है पीछे से, तो आप क्या बोल रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है फिर जो है। नहीं, मेरे तरफ से नहीं आ रही है। नहीं, जो जो जिन सज्जन के भी माइक खुले हुए हैं वो बंद कर लें अपने अपने माइक। वो बंद कर लें। ये अनुरोध है, इसे कोई गलत ना ले, हाँ, ताकि बच्चा की हम अच्छी तरह से सुन कहीं से सुन आवाज सके। आ रही है, किसी का माइक खुला हुआ है, इस वजह हाँ, से आवाज। माइक बंद कर लें कृपया करके। तो मेरा यही कहना है कि हम लोगों ने अभी संविधान का पहली बार जो है पूरी तरह से जो है उसको सुना हुआ है, तो एक बार में पूरी तरह से अच्छे से समझ में नहीं आया है अभी तक। मैं चाहता हूं कि इसको दोबारा से रीस्टार्ट किया जाए, जिससे कि अच्छे से हम लोगों की जो है उसको समझ में आ सके। हम लोगों ने अभी तक हमारे घरों में भले ही संविधान रखा हो, लेकिन हमने कभी देखने की कोशिश नहीं की। संविधान खरीद के रखा लेकिन नहीं पढ़ा। जब से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से जब ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जब हम लोगों में एक रुचि पैदा हुई और हमें ये सोच बनी कि हमें संविधान पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए, क्योंकि पहले भी हमने एक आध बार पढ़ा तो भी हमारी समझ में नहीं आई। जब आदरणीय प्रोफेसर साहब ने जब उसको समझाया, तब हमारे कुछ कुछ समझ में आया है। तो मैं चाहता हूं कि दोबारा से यदि रेस स्टार्ट होता है तो हम उसमें एक अच्छी तरह से जो है उसको समझ सकते हैं। तो मैं तो ये कम शब्दों में अपनी यही बात रखना चाहूंगा कि इससे दोबारा से जो है रिस्टार्ट किया जाए तो बहुत अच्छा होगा, और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और हर व्यक्ति अपने परिवार के जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो लोग हैं उनको भी साथ में जोड़कर इसमें बिठाया जाए तो ज्यादा अच्छा है। और जो लोग समझ चुके हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ा है या जो हमारे एडवोकेट हैं या जिन्होंने संविधान को समझ चुके हैं, उनकी ये जवाबदारी बनती है कि वो अपने गली मोहल्लों में जाए, अपने रिश्तेदारी में जाए, अपने जगह जगह ऐसी मीटिंगें लें जहां संविधान की बात खुद रख सकते हैं, तो वो इस काम को भी प्रारंभ करें। तो मैं चाहता हूं ये कार्यक्रम हमेशा चलते रहना चाहिए, ये मेरी विचार है। सभी को इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। ये संचालक साथ उत्तम विचार सर। और संविधान वाचन लगातार सभी लोग चाहते हैं कि आदरणीय प्रोफेसर साहब इसी तरह ज्ञान प्रदान करते रहें। अब मैं आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय अगर जुड़े हों, आदरणीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध साहब जी, तो अपने विचार रखें। आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष महोदय। आगे बचा रही है। जुड़े हैं सर अध्यक्ष जी? कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बदल सिंह बौद्ध साहब अगर जुड़े हों। भैया संचालक जी, जी सर। मेरा निवेदन ये था, क्योंकि समय विधि हो रहा है, तो मैं चाह रहा था कि माननीय प्रोफेसर साहब का ही मार्गदर्शन लीजिए, जी है जी ना। जी 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 जी। माननीय और प्रोफेसर साहब का ही मार्गदर्शन लीजिए तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा रहता। हाँ, और सर समय भी हो रहा है, इसके बाद सभ्य सत्ता हो जाए सर। आदरणीय प्रोफेसर साहब अपने विचार रखे। आदरणीय आरसी धीमान साहब जी।
मैं एक निवेदन ये करना चाहूंगा कि संचालनकर्ता सुखदेव प्रसाद जी भी अपने कुछ विचार संविधान के संबंध में रखें, फिर उसके बाद जो है बात आगे बढ़ाते हैं। करुणा के सागर तथागत बुद्ध को नमन करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय विजय बॉस साहब जी, प्रभारी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और करता आदरणीय श्री आरसी दीवान साहब जी को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम। मीटिंग में जुड़े सभी साथियों को सप्रेम नमो बुद्धाय, जय भीम करते हुए मैं अपने विचार रखना चाहूंगा बहुत ही कम शब्दों में। मैं तो सर सीखना चाहता हूँ, सुनता रहता हूँ सब चीजें, सब बातें, और लिखता भी रहता हूँ। इस लोकसभा 2024 के चुनाव में जैसा कि बहुत सारे दलों ने संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, इस विषय को लेकर चुनाव लड़ा, ये हमारे आरबीएम की ही इसमें महती भूमिका है कि लोगों ने इसको समझा और संविधान को लेकर बहुत सारी बातें लोगों को बताई गई। लोगों ने भी अपने अपने विचार अपने स्तर से समझे, लेकिन जिसको जैसा समझ में आया उन्होंने अपना उस स्तर से काम किया। मैं बहुत ज्यादा ना कुछ कह के अपनी बात यही खत्म करता हूँ कि सभी लोग अभी आदरणीय आरसी धीमान साहब से मैं ये निवेदन करता हूँ कि अपने संविधान वाचन पे उसी तरह जारी रखें और हम सबको ज्ञान प्रदान करते रहें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम। बहुत धन्यवाद। आदरणीय तो जैसा कि आज हम लोग ने अटेंडम जो है अचानक इस पर चर्चा करी और संविधान के संबंध में विजय बौद्ध जी ने बताया कि संविधान को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि संविधान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। इस पर बहुत पहले एक नागरिक शास्त्र जो है पढ़ाया जाता था बच्चों को, और उसमें संविधान के अंदर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाया जाता था। जैसे राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, इस सब बिंदुओं पर जो है पहले नागरिक शास्त्र जो सब विषय था उसमें ये संविधान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ाया जाता था। नागरिक शास्त्र का अध्यापन जो है बंद हो गया, और उसी के साथ साथ जो है ये संविधान की जानकारी भी बंद हो गई। तो इसको पुनः जो है इसी तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए कि वह जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए संविधान किसी न किसी रूप में सिलेबस के ला करके पढ़ने का अवसर प्रदान करे। क्योंकि जब गवर्नमेंट संविधान को पढ़ने का अवसर बच्चों को प्रदान करेगी तो निश्चित रूप से बच्चे संविधान की जानकारी प्राप्त करेंगे। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को पूरी करनी है, और हमको हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पूरी करनी है कि परिवार के अंदर सभी धार्मिक पुस्तकों से पहले हम संविधान की पुस्तक को सम्मान दें। जितनी भी धार्मिक पुस्तक है वो आप अपने घर में रखिए, उसका जो आप धार्मिक सम्मान करते हैं करिए, लेकिन उन पुस्तकों से भी पूर्व जो है
या उन्हीं पुस्तकों के समान जो है संविधान को भी सम्मान दे। जैसे गुरु ग्रंथ साहब को सिख समाज के लोग सर पर रखते हैं, उसमें जो लिखी हुई बातें हैं उसको इतना सम्मान देते हैं कि उसके रख रखाव में विशेष ध्यान देते हैं। उसके लिए सोने का जो है वो बनाते हैं, कहीं कहीं पे जितना जैसा साधन होता है। और अब सबसे ज्यादा सम्मान देते हैं गुरु ग्रंथ साहब को सिख लोग। उसी तरीके से सभी भारत के नागरिकों को ये चाहिए कि जिस संविधान के अंदर उनकी संपत्ति का अधिकार है, उनकी स्वतंत्रता का अधिकार है, उनके बोलने का अधिकार है, उनके चलने का अधिकार है, उनके व्यापार को करने का अधिकार है, ये जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ये जो अधिकार दिए हैं, समता, ये जो राइट टू अपॉर्चुनिटी दी है, इक्वलिटी दी है, नौकरी में समानता का अवसर दिया है, ये जो अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों को जिस संवैधानिक पुस्तक में दिया गया है उसका सम्मान अन्य पुस्तकों से ज्यादा ही करना चाहिए। तो रेस्पेक्ट, संविधान को सम्मान दीजिए। जैसे एक गेस्ट आता है, अतिथि आता है, तो हम उसका बड़ा सत्कार करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। तो उसी तरीके से संविधान को भी हमें बहुत ही सम्मान के साथ उस पुस्तक को रखना चाहिए। जैसे हम छोटे छोटे लोग जो है मंदिर घर में बनाते हैं, एक पुस्तक का एक विशेष स्थान बनाइए और बड़े सम्मान के साथ रखिए, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बड़े सम्मान के साथ उसको रखिए। और बड़े ही सम्मान के साथ जब आप रखेंगे और उसके अंदर दिए गए अधिकारों की चर्चा बच्चों से करेंगे, तो निश्चित रूप से बच्चों को संविधान की जानकारी मिल जाएगी। एक तो सरकार की ड्यूटी है संविधान की जानकारी देना, और दूसरी हमारी ड्यूटी है कि बच्चे हमारे हैं, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू मूवमेंट, राइट टू लाइफ, ये सारे अधिकार हमारे बच्चों के हैं। हमारी ड्यूटी है कि हम उन्हें बताएं कि ये जो अधिकार तुम्हें दिए हैं सब इसी पुस्तक में लिखे हैं। ये पुस्तक में, अगर ये पुस्तक खतरे में है, अगर संविधान खतरे में है, तो इसका मतलब नहीं संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में होने का मतलब है कि भारत देश के नागरिकों की संपत्ति का अधिकार खतरे में है, भारत देश के नागरिकों के व्यापार करने का अधिकार खतरे में है, भारत देश के नागरिकों की नौकरी खतरे में है, भारत देश के अंदर जो नागरिक हैं उनको राइट टू इक्वालिटी खतरे में है। तो समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ये जो हमारे अधिकार हैं वो अधिकार खतरे में है। आपका घर मकान खतरे में है, आपकी नौकरी खतरे में है। संविधान खतरे का मतलब सिर्फ संविधान को खतरा नहीं है, संविधान के खतरे में आते ही भारत देश के समस्त नागरिकों के अधिकार खतरे में है। ये एक्सप्लेन भारत के नागरिकों को करने की आवश्यकता है। अभी भारत के नागरिक क्या सोचते, अच्छा संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, मतलब संविधान खतरे में है, संविधान को हम देख लेंगे, बचा लेंगे, अभी तो पहले हम बर्थडे मना लें, अभी हम नैनीताल घूमाएं, अभी हम मंसूरी घूमाएं, अभी हम एंजॉय कर लें, संविधान खतरे में है, देखेंगे भी। अभी संविधान खतरे में, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि संविधान खतरे में होने का मतलब है जो राइट टू बर्थडे है ना, वही खतरे में है। ये जो मॉर्निंग में नौकरी करने जा रहे हैं ना, वही खतरे में है। ये जो मकान है ना जिसमें रह रहे हैं, वही खतरे में है। ये जो बोल रहे हैं ना, राइट टू स्पीक, बोलने का अधिकार खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं, भारत के नागरिकों के अधिकार खतरे में है। ये समझाने की जरूरत भारत देश के नागरिकों को है। तो ये समझाने के लिए जरूरी है कि आपको
जो है संविधान के अंदर दिए गए अधिकारों की जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए प्रातः स्मरणीय, प्रातः स्मरणीय का मतलब है सुबह सुबह जिसको स्मरण किया जाए। सुबह सुबह स्मरण जो है आदमी किसको करता है? जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता है, फोन उठा करके उसको बात करता है और गुड मॉर्निंग का मैसेज डालता है और रात में गुड नाइट का मैसेज डालता है और घंटों बात करता है। ठीक, प्रातः स्मरणीय वो होता है। या ईश्वर होता है, भाई कोई दुखी है, परेशान है, मुसीबत में है, तो प्रातः जो है वह ईश्वर को याद करता है, प्रार्थना करता है, नाना प्रकार के जो है कर्म कांड करता है। उसी तरीके से हमारा संविधान भी प्रातः स्मरणीय है। सुबह सुबह उठिए, संविधान को उसी तरीके से सम्मान के साथ पढ़िए कि संविधान के अंदर सभी समस्याओं का समाधान है। आप अपनी समस्या का समाधान संविधान में ढूंढिए। प्रातः स्मरणीय, सबसे पहले इसको स्मरण करिए, क्योंकि इसी संविधान में आपके अधिकार सुरक्षित हैं, इसी संविधान में पत्नी के अधिकार सुरक्षित हैं। जिस बच्चे को इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हो, राइट टू एजुकेशन जो उसको दे रहे हो और फीस जमा कर रहे हो, लाखों रुपया खर्चा कर रहे हो, वह अधिकार संविधान में है, राइट टू एजुकेशन। अगर राइट टू एजुकेशन नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा, वो पढ़ नहीं सकता बच्चा इंग्लिश मीडियम में, चाहे आप करोड़ों रुपया रखे हो। राइट टू एजुकेशन आपकी यहीं से मिलती है, तो आप अरबों रुपये रखे हो, बट इफ यू हैव नो राइट टू टेक द एजुकेशन, योर मनी इज वर्थलेस, बेकार। और बिना ज्ञान के तो जेतवर फुले ने बता ही दिया क्या होता है। तो इसलिए संविधान प्रातः स्मरणीय है, तो स्मरण करिए, उसको कंठस्थ करिए, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को और अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को चर्चा करिए, बात करिए। संविधानवाद कैसे आएगा, संविधान की जानकारी लोगों तक कैसे पहुंचेगी, और ज्यादा से ज्यादा जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस वेबिनार में लोगों को जोड़िए, जोड़िए। कम से कम जो है एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जिसका नाम ही भारतीय संविधान रखा जाए, व्हाट्सएप पे, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई RBM। एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जिसमें मैक्सिमम जो है, आजकल तो व्हाट्सएप पे ज्यादा से ज्यादा हजारों को लोगों को जोड़ने का प्रोविजन है, बिजनेस व्हाट्सएप भी आ गया है और संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो उस ग्रुप में जो है सूचना को शेयर किया जाए, अपने रिश्तेदारों को बताइए, जोड़िए। अगर एक घर में 5 लोग रहते हैं तो 5 लोग अपना मोबाइल जोड़ दें, और अगर जो है 100 लोग जो है जुड़ते हैं और 5 मोबाइल घर से जोड़ते हैं तो संख्या 500 हो जाती है। 500 की संख्या जब हो जाती है तो कहते हैं कलयुगे, कलयुग में जो है एकता की शक्ति है। जो कलयुग मतलब जो मशीनों का युग है, उसमें आपको यूनाइट होना, एकता दिखनी चाहिए। 500 लोग अगर जुड़ जाते हैं तो निश्चित रूप से जो है एक ताकत दिखती है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में संविधान में 500 लोग जुड़ते हैं। तो हम पहला काम तो यही करें कि अपने फैमिली के लोगों को इस बात के लिए कन्विंस करें, अपनी पत्नी को कन्विंस करें, अपने बच्चों को कन्विंस करें कि हफ्ते में एक दिन जो है सोशल वर्क करो,
ये इंस्टाग्राम, ये फेसबुक, ये दूसरे काम जो है आप पूरे हफ्ते करो, लेकिन सोमवार को 8 बजे से 9 बजे तक आप इसमें आपका मोबाइल जुड़ेगा। इट इज मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब जोड़ना ही है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, मैंडेटरी है। जब आप अपने फैमिली में मैंडेटरी करेंगे, यानी कि एक ऐसा निर्णय लाइज कमांड ऑफ सावरेन विधि सम प्रभु का समादेश है। सम प्रभु जो कहता है वही होता है। तो आप अपने परिवार के तो सम प्रभु हैं ही, तो आप अपने घर के सारे मोबाइल जो है 1 घंटे के लिए हफ्ते में जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो जैसे वो जुड़ेंगे तो वह देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उनमें ज्ञान का संचार होगा। और इसी तरीके से हमें अपनी संख्या को बढ़ाना होगा। सिर्फ जैसे मैंने बताया कि कानून बनाने से कल्याण नहीं होता है। देश के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया कानून बने, अंग्रेजों ने भी बनाए और भारत देश की स्वतंत्रता के बाद भी बने और मुगलों ने भी बनाए, परंतु जो है लागू करने की समस्या है। जब वो ठीक से लागू नहीं होते हैं तो बात नहीं बनती। तो उसी तरीके से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी जिम्मेदार साथी जब तक बनाए गए बताए गए नियमों सिद्धांतों को लागू करने के लिए पूरी ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट नहीं निकलेगा। क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना होता है। जब हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर जो है हम हमारा प्रयास असफल होता है। तो भारत देश के अंदर संविधानवाद लाने के लिए हमको एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि कम से कम हम लोग अपनी फैमिली के मोबाइल्स को जोड़ेंगे। ऐसा जो है हमको जो है करना होगा। दूसरी बात, संविधान स्वयं पढ़ें और दूसरों को बताएं। संविधान के विषय में जगह जगह चर्चा करें। संविधान में क्या अधिकार है, संविधान में कौन से अधिकार को खतरा है, किस संविधान में क्या गड़बड़ हो गया, क्या था, क्या स्थिति थी, क्या हो गया और क्या होने वाला है। इस विषय में आप संविधान पढ़ के चर्चा करिए। किसी को संविधान को पढ़ने के बाद अगर कोई दिक्कत होती है, कोई बात समझ में नहीं आती है, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करने के बाद मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 6392637108। फिर से रिपीट करता हूँ, 63 एक नंबर और है 6392637108। तो मैं 78397839 पर भी मिलता हूँ। ये नंबर जो मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे, सब लोग हैं हमारे। और जो है दूसरा पॉइंट है कि जो है सोमवार को हर हालत में हमें जुड़ना चाहिए। जगदीश प्रसाद जी ने जो बिंदु रखे हैं कि संविधान को खतरा किससे है, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कीजिए संविधान को खतरा किससे है और क्या खतरा है। खतरा क्या है, ऐसा क्या संविधान में जो है चीज है जिसको वो हटा देंगे तो नुकसान हो जाएगा, और किसको नुकसान हो जाएगा और क्या हटा देंगे, क्या खतरा है। संविधान को खतरा किससे है और क्या खतरा है और क्यों है। ये जगदीश जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न जो है अपने वक्तव्य में रखा। जैसे कि एक बिंदु उन्होंने रखा संगोल का मामला
के जो है ये जो संगोल है वो किस बात का प्रतीक है। संविधान लोकतंत्र की व्यवस्था करता है और संगोल तानाशाही की व्यवस्था करता है, राजतंत्र की बात करता है। तो यहाँ पर ये क्या संगोल की स्थापना संविधान विरोधी कृत्य है, ये भारत देश के नागरिकों के बीच में चर्चा का विषय बनता है। क्या ये संविधान को क्षति हुई, क्या संविधान खतरे में आ गया, क्योंकि संगोल के आ जाने के बाद क्या संविधान को खतरा हुआ। संविधान को खतरा हुआ तो किस बात को हुआ, ऐसा संविधान में क्या है जिससे इस संगोल के आने से जो है संविधान को खतरा हुआ। तो संविधान डेमोक्रेसी की बात करता है और संगोल राजतंत्र की बात करता है। राजतंत्र में राजा माँ के पेट से पैदा होता है और वही राजकुमार होता है, वही जाके आगे राजा बनता है, ठीक है। और डेमोक्रेसी के अंदर जनता खुद चुनती है अपना नेता। तो ये है, तो ये मामला है। बीएल बौद्ध जी और जो है जगदीश प्रसाद जी ने और जो है आपके विजय बौद्ध जी ने यह भी कहा कि जो है संविधान के का अध्यापन जो है जारी रखा जाए, ताकि जो है लोगों को संविधान को समझने में आसानी मिलती रहे, आसानी से लोग जो है संविधान को सीखते रहें, संविधानवाद में विस्तार किया जा सके। तो इसी तरीके से बीएल बौद्ध ने भी संविधान जी को चालू रखने की बात कही है। सुखदेव प्रसाद जी भी यही कहते हैं कि भाई संविधान के संबंध में संविधान को जारी रखा जाए। और कुल मिला के हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि संविधान खतरे में हो या ना हो, ये भारत देश के चिंतकों का विषय है। मैं ये दृष्टिकोण रखा हूं भारत देश के नागरिकों के बीच में कि विधिक जागरूकता हमारा अधिकार है। कानून का राज है, यानी रूल ऑफ लॉ है। भारत देश के अंदर रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया है और रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को मेंटेन करने के लिए भारत देश में एक संविधान की रचना की गई है और वह संविधान सर्वोच्च है और सर्वोपरि है। अब रूल ऑफ लॉ की सफलता के लिए जरूरी है कि रूल को दोनों को मालूम हो। जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में दो टीमें होती हैं, एक बैटिंग करती है और एक बॉलिंग करती है, यानी फील्डिंग करती है। तो जो बैटिंग करती है उसको भी मालूम होता है कि क्रिकेट के नियम क्या, कब नो बॉल होगी, कब आउट होगा, कब 4 रन होगा, कब 2 रन होगा, कब 1 रन होगा। ये दोनों ही टीमों को क्रिकेट के नियमों का पता होता है, चाहे वो बैटिंग कर रही हो और चाहे वो बॉलिंग कर रही हो, फील्डिंग कर रही हो। क्रिकेट की सफलता के लिए दोनों ही टीमों को कानून का ज्ञान होना चाहिए, बैटिंग वो जो है रूल्स का ज्ञान होना चाहिए गेम के। उसके अलावा उस गेम के नियम को नागरिक भी जानते हैं, जो देखते हैं। परंतु रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट की सफलता के लिए सिर्फ संविधान लिख देने से तो रूल ऑफ लॉ सफल नहीं होगा। संविधान लिख दिया गया और संविधान को जो पार्लियामेंट में लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं,
और विधानसभाओं में सदस्य हैं, भारत की विधायिका में हैं, यह माना जाता है, प्रज्यूम किया जाता है कि उन्हें संविधान की जानकारी है और वो संविधान में संशोधन करते हैं, वो संविधान को बनाते हैं, संविधान में जो उन्हें सही लगता है वो सुधारते हैं, बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। यह उन्हें मालूम है। देश की जो न्यायपालिका है उसको भी संविधान की जानकारी, अधिवक्ता है, न्यायाधीश है, दे नो द लॉ। एसपीडीएम जो कार्यपालिका है जिसमें राष्ट्रपति उनके चीफ है, ऐसा एक्सपेक्टेशन होता है भाई वो भी संविधान को जानते हैं। और जानते हैं क्योंकि उनके पास लीगल एडवाइजर है, उन्हें कोई समस्या है वकील से सलाह ले ली, खुद भी पढ़ते हैं, जानते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो कार्यपालिका संविधान को जानती है, न्यायपालिका संविधान को जानती है और विधायिका संविधान को जानती है। ये एक टीम हो गई, जैसे क्रिकेट में बैटिंग करने वाली टीम इसको मान लो। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को आप जो है क्रिकेट में बैटिंग टीम जैसे होती है उसी तरीके से एक टीम मान लो, वो बैटिंग कर रही है। और मीडिया को आप जो है एम्पायर मान लीजिए। एम्पायर जो है भारत का मीडिया हो गया। बैटिंग वो कर रहे हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, क्रिकेट की टीम की तरीके से समझिए, और मीडिया होगा एम्पायर। अब फील्डिंग कौन कर रहा है? दूसरी टीम को भी तो संविधान की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट के नियम दोनों को मालूम होते हैं। तो वो देश चलाने वाला है और हम इस देश के नागरिक हैं, तो उसको मालूम है देश को कैसे चलाना है। अब हमें भी तो मालूम होना चाहिए देश को कैसे चलाना है। तो दूसरी टीम जो भारत की जनता है उसको नहीं पता संविधान। जब संविधान की जानकारी दूसरी टीम को नहीं पता, भारत की जनता को नहीं पता, तो फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और एम्पायर यानी मीडिया मिल करके बैटिंग करते हैं। आप बॉल फेंकते हैं, आउट हुआ नहीं हुआ डिक्लेयर उन्हें करना है और उन्हें करना है। आपको तो फील्डिंग करना है। फील्डिंग यानी बॉल के पीछे दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है, दौड़ते रहना है। तो आउट हुआ नहीं हुआ क्या है, यू हैव टू नो द लॉ। तो रूल ऑफ लॉ की सफलता के लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया और भारत के आम जनता को संविधान की जानकारी होनी चाहिए। अगर रूल ऑफ लॉ, कानून के राज का कॉन्सेप्ट भारत में सफल करना है, ईमानदारी से हमें भारत में कानून का राज चाहिए, तो फिर हमें ईमानदारी से भारत के नागरिकों को संविधान की शिक्षा देनी ही पड़ेगी। अगर ईमानदारी से संविधान की शिक्षा देने का काम कोई राजनीतिक पार्टी करना चाहती है तो उसको अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डिक्लेयर करना चाहिए कि भाई हम भारत में संवैधानिक शासन चाहते हैं और देश के नागरिकों को भी जो है संविधान की जानकारी देंगे, क्योंकि बिना भारत के नागरिकों को संविधान की जानकारी दिए भारत में संवैधानिक शासन सफल नहीं हो सकता। एक तरफा नहीं चलेगा। अगर एक तरफा चलेगा तो नागरिकों को कुछ पता ही नहीं रहेगा। वो बर्थडे मनाएंगे और वो पिकनिक में जाएंगे, और जब उनके सर पे गाज गिरती है तो बाद में वो कहते हैं ये मेरा देता। वकील साहब पास जाते हैं, वकील साहब कानून को पढ़ते हैं, समझते हैं, समझाते हैं कोर्ट को, और फिर जो है वकील साहब से पूछो वकील साहब क्या है ये, मतलब क्या है कानून, क्या क्या एलएलबी करनी है या केस लड़वाना है। अब हम तुम्हें एलएलबी करवाएं या तुम्हारा केस लड़े, तुमको तुम्हारा काम जो है वो करो तुम, और हमें कोर्ट में केस लड़ने दो। तो वकील साहब भी नहीं बताते कानून, कानून वकील साहब भी नहीं बताते, जज साहब भी नहीं बताते, और केस क्लाइंट जीत जाता है ना। एक व्यक्ति डाइवोर्स
फाइल करता है, किस सेक्शन में फाइल किया उसने, उसे पता नहीं। किस एक्ट में फाइल किया उसे पता नहीं। उस सेक्शन में क्या लिखा उसे पता नहीं। और उसका तलाक भी हो जाता है, और किस सेक्शन में तलाक हुआ ये उसे पता नहीं होता। बस वकील साहब ने लड़ दिया, जज साहब ने निर्णय कर दिया और तलाक हो गया। तो आरंभ से लेके अंत तक जो है नागरिक अनभिज्ञ रहता है। अनभिज्ञता के कारण जो है, कानून की अनभिज्ञता के कारण जो है उसका शारीरिक शोषण होता है। शारीरिक शोषण होता है, मानसिक शोषण होता है और आर्थिक शोषण होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शोषण होता है, सांस्कृतिक शोषण भी होता है। इस तरीके से शोषण की परिभाषा के अंदर जिन जिन बिंदुओं को लाया जा सकता है, वह सारा शोषण जो है उस व्यक्ति का जरूर होता है, बचपन से लेके मृत्यु तक होता है, जिसको कानून का ज्ञान नहीं होता है। कानून के ज्ञान के अभाव में गर्भ से लेकर के, गर्भ से लेकर के और वो जो होती है शमशान कह सकते हैं, या कब्र, गर्भ से लेके कब्र तक जो है शोषण होता है कानून की अज्ञानता के कारण। जैसे कि एक सैनिक की जब जो है युद्ध करते हुए मृत्यु हो जाती है, तो सैनिक की मृत्यु हो गई। अब मृतक सैनिक के क्या अधिकार हैं, ये अपूर्ण बिंदु है। लेकिन ना उसके परिवार वालों को पता, और ना कंट्री अगर उसको जानती है या उसका अधिकारी जानता है, तो मृतक सैनिक के जो है बॉडी के साथ जो उसके अधिकार हैं वो उसे नहीं मिलते। तो मृतक सैनिक के अधिकार है, बॉडी मृत्यु के उपरांत बॉडी के अधिकार है, मृत्यु के बाद हमारे नाम के अधिकार है, मृत्यु के बाद हमारी मान सम्मान जिंदा रहता है। बाबा साहब अम्बेडकर की मृत्यु हो गई, अगर उन्हें कोई अपशब्द कहता है तो मानहानि बनती। आफ्टर द डेथ भी हमारे जो है जो अधिकार है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, परंतु प्रोटेक्ट उन्हीं को उनके अधिकार मिलते हैं जिन्हें संविधान की जानकारी या महत्वपूर्ण कानून की जानकारी होती है। तो कितना महत्वपूर्ण बिंदु है। भारत देश के अंदर संवैधानिक शासन की सफलता यानी कानून के राज की सफलता के लिए जरूरी है कि भारत देश के एक एक नागरिकों को संविधान की जानकारी दी जाए। दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। आप मांग करिए, आप 10 किलो अनाज की मांग करते हैं, आपको अनाज मिलता है। आप रिजर्वेशन की मांग करते हैं, आपको रिजर्वेशन मिलता है। आप घर मकान की मांग करते हैं, आपको वो मिलता है। आप सरकार से क्या मांगते हैं? आप संविधान की जानकारी मांगते हैं कभी? आपने अपने विधायक से कहा कि हमें संविधान की जानकारी दिलाने का मुद्दा जो है वहां उठाओ, तो आप कहते नहीं ओल्ड पेंशन स्कीम शिक्षकों को मिलनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार में सदन में जा करके आप ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कीजिए, ताकि जो ये न्यू पेंशन स्कीम है वो ठीक नहीं है, हमें वही पुरानी पेंशन चाहिए जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में समाप्त हुई थी, और वो दीजिए। हम ओल्ड पेंशन स्कीम की तो मांग करते हैं, हम अग्निवीर की मांग करते हैं, वही अग्निवीर समाप्त किया जाए। हम संवैधानिक शिक्षा की मांग नहीं करते। जब मांग नहीं करेंगे तो मिलेगा। और मांग कहाँ से होती है? मांग जैसे हम वेबिनार के माध्यम से आपको बता रहे हैं, भारत देश की सरकार से मांग कर रहे हैं,
उत्तर प्रदेश सरकार से मांग कर रहे, देश के राजनीतिक दलों से मांग कर रहे, भारत देश के नागरिकों से मांग कर रहे, जो सामाजिक संगठन है उनसे भी मांग कर रहे हैं कि आप सब लोग मिलजुल करके भारत में कानून के राज को सफल करने के लिए भारत के नागरिकों को संवैधानिक शिक्षा देने की व्यवस्था कीजिए। दिस इज माय एंड योर डिमांड फ्रॉम दिस आरबीएम मीटिंग। तो ये डिमांड है, यहाँ से मांग की गई। सामाजिक संगठनों के बैनरों से मांग की जाए, मंचों से मांग की जाए। जब ये आवाज बुलंद होगी, आज कानपुर से बुलंद हो रही है, आगरा से बुलंद होगी, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से बुलंद होगी, और जब फिर यह भारत देश के सभी प्रदेशों से ये मांग बुलंद होगी, तो इस मांग को कोई भी ठुकरा नहीं सकता। परंतु जब इस मांग में दम नहीं होगी, जब हमारी बात में दम नहीं होगी, हमारे साथ जनशक्ति नहीं होगी, हमारे साथ लोग नहीं होंगे, हमारी आवाज के साथ लाखों करोड़ों भारत के नागरिकों की आवाज नहीं मिलेगी, तो फिर ये आवाज आज से धीमान की दबा दी जाएगी। क्योंकि ये आवाज अगर भारत के नागरिकों तक पहुंचती है और लोग मांग करते हैं, तो निश्चित रूप से भारत में कानून का राज आएगा। कानून का राज बुक में है, संविधान में। संविधान की सफलता के लिए जरूरी है कि भारत के नागरिकों को जानकारी मिले। तो ये जो है हमारा आज का दृष्टिकोण था। आप लोग ने यह निवेदन किया है कि संविधान के पाठ को मैं निरंतर जारी रखूं, तो निश्चित रूप से मैं अपने जीवन का अमूल्य समय जो है आप लोगों को और भारत के सभी नागरिकों को इसी प्रकार से देता रहूंगा, और आपको कभी भी मैं निराश नहीं करूंगा। मेरा उद्देश्य है कि भारत देश के नागरिकों को संवैधानिक जानकारी प्राप्त हो। लेकिन एक आदमी के करने से ये काम नहीं होने वाला है। मेरा तो प्रयास है, अगर आप इसमें हमारे अपने विचारों को जोड़ेंगे और जितना कोशिश हम करेंगे उतना कोशिश आप करेंगे और बाकी साथी करेंगे और बाकी के नागरिक करेंगे देश के, तो ही ये प्रयास सफल होगा। अन्यथा ये प्रयास सफल करने के लिए आरपीएम को, लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, नागरिकों को, मोहल्ले वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करो। ये वीडियो जो है, जो मैं आज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, आप इसको शेयर करो। आप अगर इसको भारत के 144 करोड़ नागरिकों के व्हाट्सएप पर भेज सकते हो तो भेजो, लाखों करोड़ों लोगों को भेजो। जब ये जाएगा, लोग सुनेंगे, समझेंगे, तो आप समझ लीजिए कि भारत में संविधान वाद आ जाएगा। सफलता भी आपके हाथ में है और असफलता भी आपके हाथ में है। इस पर एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, फिर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। कहानी का जो टाइटल है वो ये है कि सफलता भी आपके हाथ में है और असफलता भी आपके हाथ में है। आपसे मतलब भारत के नागरिकों से है। मैं सिर्फ आरबीएम के लोगों से ही नहीं बात कर रहा हूँ, भारत देश के सभी नागरिकों के लिए मैं कह रहा हूँ कि सफलता भी आपके हाथ में है और असफलता भी आप ही के हाथ में है। एक कहानी के माध्यम से अपनी बात खत्म करता हूँ। एक बार की बात है, एक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, भंते जी, तो उन्होंने ये बात मुझे बताई थी कानपुर में। और उन्होंने बताया कि एक भंते जी जो है एक गांव में गए, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो वहां पर उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों पे काम करना चालू किया है।
समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, करुणा, इन बिंदुओं पे काम करना चालू किया। धार्मिक विभेद को खत्म करने का प्रयास किया। जब उन्होंने बुद्ध की करुणा की बात करनी चालू करी तो वहां पर कुछ लोग जो है उनका ज्ञान का परीक्षण करने के लिए आए। उन्होंने सोचा कि इसको किसी न किसी तरीके से हमें यहाँ से हटाना होगा। अगर बुद्ध के विचार इसी तरीके से इस गांव में फैलते रहे तो निश्चित रूप से फिर हमारा जो विचार है वो असफल हो जाएगा। तो उसके लिए जो है उन्होंने क्या किया, एक चिड़िया को हाथ में पकड़ लिया। एक चिड़िया पकड़ ली और पकड़ने के बाद भंते जी के पास आए और उन्होंने कहा कि चले गए आप ये बताइए भंते जी कि आप ताकतवर बहुत हैं, बुद्धिमान बहुत हैं, आप इतने सारे लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, आप बता दीजिए कि ये चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है। तो जो चिड़िया पकड़ के लाए हुए थे उन्होंने ये सोचा था कि अगर भंते जी कहेंगे कि जो है ये चिड़िया जिंदा है तो हम दबा देंगे, ये मर जाएगी। अगर वो कहेंगे ये मरी हुई है तो हम इसको छोड़ देंगे, ये उड़ जाएगी। इस तरीके से भंते जी को हम गलत साबित करके यहाँ से वापस कर देंगे। तो भंते जी काफी समझदार थे और काफी तर्कशील थे। तो उनसे जब ये पूछा गया कि ये बताइए चिड़िया जिंदा है कि मर गई है, मरी हुई है, तो उन्होंने कहा कि जिंदगी भी तुम्हारे हाथ में है और मृत्यु भी तुम्हारे हाथ में है। यानी वो समझ गए उनके कथन को और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि आपको बता रहा हूँ कि जिंदगी भी तुम्हारे हाथ में है और मृत्यु भी तुम्हारे हाथ में है। तो इसी तरीके से भारत देश के नागरिकों के हाथ में सफलता भी उन्हीं के हाथ में है और असफलता भी उन्हीं के हाथ में है। कुछ नहीं करना है, पानी तो नहीं एक पड़ लाइक रहा। करना है और शेयर करना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और इस वीडियो को ही अधिक से अधिक नहीं शेयर करिए। भारत राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अंदर जो आरपीएम पर वीडियो आते हैं उनको लगातार शेयर करते रहिए। कुछ नहीं, चले जाइए 2-4 लोग 10-15 लोगों को ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जब आप बार बार शेयर करते रहेंगे कोई ना कोई तो पढ़ेगा, कोई ना कोई तो सीखेगा, कोई ना कोई तो जानेगा, कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा। आप बस पत्थर फेंकते रहिए, टारगेट पे कभी ना कभी लग ही जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये कबाड़ फेंक के यहाँ से कूलर के ऊपर से खोलो ही कूलर ऊपर से नहीं यहाँ से तो वो जब वो पल्ला खोली जाओ ना। बहुत धन्यवाद सर जी। अब आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुमति चाहेंगे, ये समय काफी हो गया है। अगर सभ्य सत्ता करने की अनुमति हो तो सभी लोग सभ्य सत्ता के लिए तैयार हो जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। हेलो अध्यक्ष महोदय जी, आज की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय विजय बौद्ध साहब जी। अगर अनुमति हो तो सभ्य सत्ता कर ली जाए। बाबू जी, आदरणीय शायद जगदीश प्रसाद। शायद बाबूजी ऑफ कर गए हैं। अच्छा, अध्यक्ष महोदय जुड़े हैं विजय बौद्ध जी? जुड़े तो थे लेकिन वो ऑफ कर गए शायद। अरे चलिए तो सर। अध्यक्ष जी, संचालक जी। जी सर। अजय, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा है इसलिए मैं लेट गया था और सुन रहा था सारी बातें। जी सर, समय काफी हो गया, सभ्य सत्ता की हाँ, अनुमति मेरा चाहे नहीं तो। समय नहीं हो गया, मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है काफी, 1 महीने से मैं बीमार चल रहा हूँ। जी जी तो मैं कह रहा हूँ कि अध्यक्ष जी नहीं है इस वक्त है तो आप सभ्य सत्ता करा लीजिए। जी जी, सभी साथी हाथ जोड़ लें, सभ्य सत्ता के लिए तैयार हो जाए। ठीक है जी साहब, जी। सभ्य सत्ता करा लीजिए। ठीक है। सभ्य सप्ता हन्तु सभ्ये हन्तु चखेमनो सभ्ये
भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागमस्तु सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् भद्राणि पश्यन्तु मा कल्याण सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय भीम नमो बुद्धाय जय भीम। सोलंकी साहब, दहिया साहब, नमो बुद्धाय जय भीम। जय बहुत जी को नमो बुद्धाय जय भीम। सोलंकी साहब भूल गया था। भीम सर गिना तो दियो हाँ वीडियो वाले के ना तुम्हारे चित्र अंदर तुझ नहीं। हाँ तैयारी चल रही है ना कश्मीर की। नीचे गया था तो उसको उठा के ऊपर बांध दे सारे अरविंद बहुत जी जय भीम नमो बुद्धाय सर। जय भीम नमो बुद्धाय।